हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। और बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे विटामिन्स के बारे में, है ना। तो देखिए वहां पे जो कार्बोहाइड्रेट वाला हिस्सा है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक बार फिर से उसको मैं रिवाइज कर देता हूं और आपको भी इसी तरीके से बार बार इसको रिवाइज करना है। जैसे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती है? दोज शुगर्स विच reducers are give positive test with tolerance reagent and Fehling solution। वो शुगर जो टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। एंड ऑल्सो गिव द ओसाजोन टेस्ट, ऑल्सो गिव द ओसाजोन टेस्ट। जो ओसाजोन टेस्ट देते हैं मतलब फाइल हाइड्रोजीन के साथ जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोसाजोन बनाएगा। इट इज कैटेगरी ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। तो वो शुगर जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं उनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और वो सब्सटेंस या वो सॉल्यूशन जो फेलिंग और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करते हैं उनको हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। स्टार्च, सेल्यूलोज, सुक्रोज ये सब नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि माल्टोज और लैक्टोज दोनों रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है इसमें। 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होने के कारण एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री रहता है माल्टोज और लैक्टोज दोनों में, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसके बाद ग्लूकोज जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaOH के साथ, ग्लूकोज जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaOH के साथ इनोलाइजेशन होता है। फ्रक्टोज शो द इनोलाइजेशन और इनोलाइजेशन के कारण ही फ्रक्टोज एल्डिहाइड में बदलता रहता है। इनोलाइजेशन के कारण फ्रक्टोज एल्डिहाइड में बदलता रहता है। इसलिए ये दोनों सब्सटेंस मिल करके, इसलिए फ्रक्टोज में भी सभी एल्डिहाइड के टेस्ट पॉजिटिव जाते हैं। तो फ्रक्टोज इज ऑल्सो शो द इनोलाइजेशन, शो द टॉटोमेरिज्म एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों इनोलाइजेशन शो करते हैं। तो ग्लूकोज इनोलाइजेशन के थ्रू फ्रक्टोज में चेंज होगा और सम पोर्शन इज कन्वर्टेड इनटू मैनोज। तो ग्लूकोज और मैनोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज और मैनोज का फॉर्मेशन करता है थ्रू इनोलाइजेशन, ठीक है। और इस फिनोमेना में ग्लूकोज मैनोज जो है उसका सेकंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। एक में OH राइट साइड पर है और एक में OH लेफ्ट साइड पर है। और सेकंड कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन बदलने के कारण इनको हम एपीमर्स कहते हैं। सेकंड कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन जब चेंज होता है कंपाउंड्स का तो उसको एपीमर्स कहते हैं। और अराउंड फर्स्ट कार्बन जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तब उसको हम कहते हैं एनोमर्स। फर्स्ट कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं एनोमर्स। ऑप्टिकल होते हैं ये कंपाउंड, इसलिए डेक्स्ट्रो और लेवो फॉर्मेट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो एंड व्हेन राइट टू लेफ्ट इट लेवो फॉर्म ऑफ द कंपाउंड, तब उसको हम लेवो फॉर्म ऑफ कंपाउंड कहते हैं। इट इज ऑल्सो शो बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव D, पॉजिटिव नेगेटिव D, पॉजिटिव L, नेगेटिव L, इस तरीके से इसको हम करते हैं, ठीक है। DL मिक्सचर जो होता है वो मिरर इमेज बनाता है। मिरर इमेजेस को हम कहते हैं एनांशियोमर्स। मिरर इमेजेस को क्या कहते हैं? एनांशियोमर्स। और अगर मिरर इमेज नहीं फॉर्म होती है तो उसको हम कहते हैं डायस्टीरियोसोमर्स। देयर इज नो मिरर इमेज इट इज कॉल्ड डायस्टीरियोसोमर्स। अगर मिरर इमेज नहीं बनती है तो उसको हम कहते हैं डायस्टीरियोसोमर्स, ठीक है। इसके बाद हमने बात किया आपसे D और L का जो मिक्सचर है उसको हम रैसमिक मिक्सचर भी कहते हैं। अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, 50% ऑफ D एंड 50% ऑफ L इज देयर, देन इट इज कॉल्ड रैसमिक मिक्सचर। तो रैसमिक मिक्सचर डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों का कंसंट्रेशन सेम होता है तो ये ओवरऑल जो इसका रोटेशन है वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये जो मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। नो ऑप्टिकल रोटेशन इज काउंट हियर, ओके।
इसके बाद आपको एनोमर्स ध्यान रखना है, बता दिया मैंने आपको, फर्स्ट कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन डिफर करेगा तो एनोमर्स, सेकंड कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन डिफर करेगा तो इसको हम एपीमर्स कहेंगे। सेकंड कार्बन पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होगा तो एपीमर्स, और फर्स्ट पर डिफर करेगा तो एनोमर्स। इसके बाद हम लोगों ने बात किया म्यूटा रोटेशन के बारे में। द स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज का जो फ्रेश सॉल्यूशन है, फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज 112.2 के एंगल पर रहता है और धीरे धीरे एंगल कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है एंड इट इज एट 52.7 डिग्री। ये 52.7 डिग्री पर आ जाता है और बीटा डी ग्लूकोज जो है वो 18 पॉइंट समथिंग डिग्री पर रहता है उसका फ्रेश मिक्सचर, और इक्विलिब्रियम मिक्सचर में वो भी 52.7 डिग्री पर आ जाता है। तो 52.7 डिग्री इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है म्यूटा रोटेशन। उसके बाद हमने बात किया इन्वर्शन के बारे में। तो एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड इस फिनोमेना में लिवो रोटेटरी कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, इट इज कॉल्ड इन्वर्शन, और इसको हम कहते हैं इन्वर्शन। देन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो जिस केमिकल बॉन्ड से दो मोनोमर यूनिट आपस में एसोसिएट करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जैसे मोल्टोज, तो मोल्टोज में दो यूनिट एक दूसरे से जुड़ी होती है, दो मोनोसैकेराइड, दो ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज की दो यूनिट आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, दैट इज ऑन 1,4 कार्बन। एक का 1 कार्बन और एक का 4th कार्बन, मतलब 1 कार्बन मतलब CHO वाला ग्रुप और 4th कार्बन मतलब CHOH वाला ग्रुप, ठीक है। तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है मोल्टोज के अंदर, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे विटामिन के बारे में। तो विटामिन को फंक ने पहली बार आइसोलेट किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 टाइप के होते हैं विटामिन आर कॉमनली जनरली नॉट फॉर्म इन ह्यूमन बॉडी, इसको हमें सब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से लेना पड़ता है। नॉर्मली कोई विटामिन सिंथेसिस नहीं होता, थोड़ा बहुत विटामिन डी जो है वो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसिस होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वो ध्यान रखना है। दूसरी बात ये आपको ध्यान रखना है कि ई कोलाई एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इस पृथ्वी पर जिसको अलग से किसी विटामिन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने सारे विटामिन खुद बना लेता है। बैक्टीरिया की क्लास है ई कोलाई, ठीक है। और इसके बाद अगली बात हम लोग करने वाले थे सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन पर। तो सी और बी जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन सी एंड विटामिन बी के सभी टाइप्स जो है वाटर सॉल्युबल है। इसमें से विटामिन B12 जो है वो समटाइम इट इज स्टोर्ड इन लिवर, कई बार वो लिवर में स्टोर हो जाता है। इसके बाद अब आगे बात करते हैं, हम लोगों ने जो बात कर लिया था विटामिन सी, इट काजेज द स्कर्वी। विटामिन सी का डेफिशिएंसी डिसीज स्कर्वी काज करता है, और आंवला एक ऐसा फ्रूट है जिसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है। इट इज एब्सेंट इन मिल्क, मिल्क में विटामिन सी नहीं होता है। इसके बाद विटामिन B1 इज थायामाइन, इट काज द बेरीबेरी। B2 इज द राइबोफ्लेविन, इट काज द काइलोसिस। तो B2 से जो डिसीज होती है वो काइलोसिस। B3 इज कॉल्ड नियोसिन, और B3 से जो डिसीज होती है वो है पेलेग्रा। B3 के डिसीज तक हमने बात कर लिया था। अब बात करते हैं अगले विटामिन पर, दैट इज B5, विटामिन B5। तो विटामिन B5 और B5, विटामिन B5 के बारे में बात करेंगे। विटामिन B5 इज कॉल्ड पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 को हम कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड, इसका केमिकल नाम है पेंटोथेनिक एसिड। और कॉमन सोर्सेस हैं ग्राउंडनट, सोयाबीन, लिवर, किडनी, मतलब जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए ये एडवांटेज है, लिवर, किडनी, ये सब इसके सोर्सेस हैं। तो विटामिन B5, विटामिन B5 लिवर, किडनी, ग्राउंडनट, सोयाबीन और नट्स जो है इसके इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं। तो विटामिन B5 और विटामिन B5 का
डेफिशिएंसी डिसीज है स्वेलिंग इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इसके बाद डिप्रेशन और डर्मेटाइटिस। तो डेफिशिएंसी डिसीज इसका तो सोर्सेस कॉमन। डेफिशिएंसी डिसीज के अंदर क्या क्या चीजें याद रखनी है? तो डेफिशिएंसी डिसीज में स्वेलिंग इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन, स्वेलिंग इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन, स्वेलिंग इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन, स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर स्वेलिंग, और उसके बाद डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब है स्किन की बीमारियां, स्किन से होने वाले, स्किन पर होने वाले डिसीजेस। इसके कॉमन डेफिशिएंसी डिसीज है विटामिन B5 से। अब विटामिन B6, तो विटामिन B6 बात करते हैं विटामिन B6 के बारे में। पायरिडोक्सिन बोलते हैं, इट्स नेम इज पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन, विटामिन B6 इज कॉल्ड पायरिडोक्सिन। और पायरिडोक्सिन के जो सोर्स हैं ग्रेन्स, सभी अनाज में मिलता है, मतलब बहुत ही कॉमन है। ग्रेन्स, नट्स, पोटैटो, नट्स, पोटैटो, ये इसके कॉमन सोर्सेस हैं। और इसके साथ साथ एग, एक ऐसा एग और मिल्क भी कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, वो सबके साथ कॉमन है। और डेफिशिएंसी डिसीज है क्रोनिक एनीमिया। डेफिशिएंसी डिसीज इज क्रोनिक अनीमिया। डेफिशिएंसी डिसीज इज क्रोनिक एनीमिया, क्रोनिक अनीमिया। Chronic anemia is the deficiency disease caused by the vitamin deficiency of vitamin B6। तो B6 की डेफिशिएंसी से क्रोनिक एनीमिया होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्रोनिक एनीमिया is caused by the deficiency of vitamin B6। अब अगले विटामिन पर बात करते हैं। नेक्स्ट इज द विटामिन, अगला विटामिन आएगा। तो अगले विटामिन पर बात करते हैं। नेक्स्ट विटामिन क्या है उसको देखते हैं। पहले विटामिन्स के बारे में बात कर रहे हैं। B1 राइबोफ्लेविन, और राइबोफ्लेविन से कौन सी डिसीज हमने पढ़ा था? B1 इज द थायामाइन और बेरीबेरी। B2 इज द राइबोफ्लेविन। अब बात कर रहे हैं हम लोग अगले विटामिन के बारे में। B6 हो गया पायरिडोक्सिन। B7 इज द बायोटिन। B7 को हम कहते हैं बायोटिन। B7 इज बायोटिन। B7 को कहेंगे बायोटिन। और इसके जो सोर्सेस हैं ईस्ट, नट, एग, ईस्ट, नट्स, एग, ये सब कॉमन सोर्सेस हैं विटामिन B7 के। और डेफिशिएंसी डिसीज है स्किन डिसीजेस एंड नोसिया। स्किन डिसीजेस एंड नोसिया। डेफिशिएंसी डिसीज में आएगा स्किन डिसीजेस, स्किन डिसीजेस एंड नोसिया। स्किन डिसीजेस एंड नोसिया। स्किन डिसीजेस और नोसिया caused by the deficiency of विटामिन B7। और हेयर फॉलिंग भी इससे होता है। हेयर फॉलिंग, क्विक हेयर फॉल,
क्विक हेयर फॉल, क्विक हेयर फॉल, क्विक एज ग्रोथ, क्विक एज ग्रोथ, क्विक एज ग्रोथ। तो दिस इज caused by the deficiency of vitamin B7. It is also called biotin, इसको हम biotin भी कहते हैं। विटामिन B7 is also called biotin। तो ये सब biotin का deficiency के कारण होने वाला है। और विटामिन B7 के बारे में एक बात और ध्यान रखना है, जो लोग अपने फूड को बार बार गर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, जितना उसका न्यूट्रिशन वैल्यू है वो सब लॉस कर जाता है। तो फूड को बार बार जो गर्म करके खाते हैं उससे भी न्यूट्रिशन वैल्यू लॉस कर जाती है, और वो भी एक कारण है बायोटिन की डेफिशिएंसी का। दिस इज ऑल्सो द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B7 और बायोटिन। अब बात करेंगे फोलिक एसिड के बारे में। विटामिन B9, विटामिन B9 और फोलिक एसिड। विटामिन B9 को कहते हैं फोलिक एसिड, विटामिन B9 और फोलिक एसिड। स्पिनच, रेडिश, स्पिनच, रेडिश, ऑरेंज एग, ऑरेंज एग, ये सब इसके सोर्सेस हैं विटामिन B9 और फोलिक एसिड के। और डेफिशिएंसी डिसीज क्या होता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो डेफिशिएंसी डिसीज है इसका एनीमिया। डेफिशिएंसी डिसीज इज अगेन एनीमिया। तो फोलिक एसिड के कमी से एनीमिया डिसीज होता है। कॉमनली आपने देखा होगा फोलिक एसिड जब कम होता है तो आयरन कंटेंट देते हैं, आयरन वाली मेडिसिन देते हैं जिसमें आयरन प्रेजेंट हो। तो स्पिनच, रेडिश, ऑरेंजेस, एग, इन सब के अंदर आयरन रहता है तो वो उसको पिकअप कर लेगा। ठीक है, तो इट इज अबाउट फोलिक एसिड और विटामिन B9, फोलिक एसिड और विटामिन B9। इसके बाद विटामिन B12, विटामिन B12, विटामिन B12 is chemically known as cyanocobalamin, cyanocobalamin। इसका सेंटर जो होता है वो कोबाल्ट मेटल होता है। इट्स सेंटर इज कोबाल्ट, इट्स सेंटर इज कोबाल्ट, सेंटर इज कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज +1। नॉर्मली जो है कोबाल्ट +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता है किसी कंपाउंड में, लेकिन विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आ गई अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री, है ना। तो B12 और B12 इज कॉल्ड साइनोकोबैलामाइन। मिल्क, चीज, एग, लिवर, किडनी, ये सब इसके सोर्स हैं। सोर्सेस मिल्क, एग, लिवर, किडनी, ओके, और वेजिटेबल्स, ये सब इसके सोर्सेस हैं। तो द कॉमन सोर्सेस ऑफ विटामिन B12। और डेफिशिएंसी डिसीज है इसका परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। तो एक बार सब विटामिन के बी के सभी क्लासेस हमारे हो गए हैं कंप्लीट। विटामिन B12 के बारे में ध्यान रखेंगे। इसका सेंटर जो होता है वो कोबाल्ट मेटल है
और इसका सोर्स है मिल्क, एग, लिवर, किडनी, वेजिटेबल्स, और डेफिशिएंसी डिसीज है परनीसियस एनीमिया। तो विटामिन B12 की कमी से जो एनीमिया होता है उसको हम कहते हैं परनीसियस एनीमिया, और आयरन की कमी से जो एनीमिया होता है उसको हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक एनीमिया। आयरन की कमी से जो एनीमिया होता है उसको कहते हैं हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, इसके बाद जो है एक एनीमिया ऐसा भी होता है जिसमें आरबीसी का जो अपना शेप है, रियल शेप आरबीसी ऐसा दिखता है, तो आरबीसी अपना शेप चेंज कर लेता है, इसको कहते हैं हम सिकल सेल एनीमिया। तो एक और एनीमिया होता है जिसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। इट इज जेनेटिकल डिसऑर्डर, और यह सिकल सेल एनीमिया जो है वो अनुवांशिक रोग है। इट इज genetical disorder. Sickle cell anemia is the genetical disorder. It is mostly found in African Negroes. ये मुख्यतः अफ्रीकन निग्रोज में पाया जाता है। Which decrease the lifespan, और ये क्या करता है, लाइफ स्पैन को कम कर देता है। जो भी पर्सन सिकल सेल एनीमिया से सफर करता है, कॉमनली इट्स लाइफ इज 25 to 35 years. ओके, तो दिस इज अबाउट द सिकल सेल एनीमिया। तो ये सिकल सेल एनीमिया के बारे में ध्यान रखना है। इट इज जेनेटिकल डिसऑर्डर मोस्टली फाउंड इन अफ्रीकन निग्रोस, और अफ्रीकी निग्रोस में पाया जाता है सिकल सेल एनीमिया। अब बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। तो अबाउट विटामिन ए, विटामिन ए इज कॉल्ड रेटिनॉल। इसको रेटिनॉल कहते हैं। इट्स केमिकल नेम इज रेटिनॉल और ज़ेरोफ्थाल। रेटिनॉल और ज़ेरोफ्थाल कहते हैं विटामिन ए को। और सोर्सेस आर वेरी कॉमन। कैरेट, गाजर के अंदर मिलता है। राइब्ड मैंगो, राइब्ड मैंगो, पके हुए आम के अंदर भी मिलता है। मैंने आपको बताया था जो अनराइब्ड मैंगो है, जो कच्चा आम है, उसके अंदर मिलता है विटामिन सी। एंड फाइनली द विटामिन सी इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए इन द राइब्ड मैंगो। पके हुए आम में विटामिन सी विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो राइब्ड मैंगो, पपाया इज ऑल्सो सोर्स ऑफ विटामिन ए। पपाया के अंदर भी विटामिन ए प्रेजेंट रहता है। तो मिल्क, एग, पपाया, ये सब इसके सोर्सेस हैं। एग, मिल्क, तो दीज आर द कॉमन सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। और इसके बाद डेफिशिएंसी डिसीज जो है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिसीज है, तो इसको कहते हैं रेटिनॉल। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस इज द डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, शाम होने के साथ साथ दिखना कम हो जाता है। जैसे जैसे रात होने लगेगी वैसे वैसे दिखाई देना कम हो जाता है। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस एक कॉमन डिसीज है विटामिन ए की डिफिशियंसी से। और एक डिसीज है इसकी ज़ीरोफ्थलीमा। Xerophthema is also caused by the deficiency of vitamin A. तो विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी में ज़ीरोफ्थलीमा भी आता है, ये ध्यान रखना है। ज़ीरोफ्थलीमा is also caused by the deficiency of vitamin A. और ज़ीरोफ्थलीमा में क्या होता है, there is some swelling and some rashes in the cornea. कार्निया के अंदर जगह जगह पे घाव होने लगता है, इसको हम कहते हैं ज़ीरोफ्थलीमा। जो व्हाइट पार्ट है आई का वो डैमेज होने लगता है, उसमें छोटे छोटे जो है रैशेस या छोटे छोटे घाव होने लगते हैं, इसको कहते हैं ज़ीरोफ्थलीमा। अब विटामिन ए के बाद बात करेंगे हम विटामिन डी के बारे में। अबाउट विटामिन डी, विटामिन डी इज कॉल्ड कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल कहते हैं विटामिन डी को, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम है विटामिन डी का, कैल्सीफेरॉल। ऑल्सो कॉल्ड सनसाइन विटामिन, सनसाइन विटामिन, इसको सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड सनसाइन विटामिन। मैंने कल आपको बताया था कि अगर आप
20 मिनट से ज़्यादा, एक बार में 20 मिनट से ज़्यादा अगर धूप के अंदर रहते हैं तो सेल एक्टिव हो जाते हैं और वो विटामिन डी का सिंथेसिस करते हैं। सनलाइट को स्टोर करके विटामिन डी का सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं और इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। और कॉमन सोर्सेज जो है वो एग मिल्क, इसके बाद फिश ऑयल के अंदर भी विटामिन डी होता है। फिश, लिवर, किडनी, ये सब इसके सोर्सेस हैं विटामिन डी के। ठीक है, और डेफिशिएंसी डिसीज, में रिकेट्स इन चिल्ड्रंस, बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। रिकेट्स इन चिल्ड्रंस, और इसमें रिकेट्स में क्या होता है, जो मेन हड्डियां होती हैं हमारी, जैसे फीमर है और जो बोन्स हैं, मेन जो हड्डियां हैं वो बो के जैसी झुक जाती हैं, वो इस तरीके से आ जाती है। अब अगर हड्डियां इस तरीके से हो जाएंगी तो वो एक तरह से पोलियो पेशेंट की तरह दिखेगा, है ना। तो रिकेट्स में जो हमारी मेन बोन्स हैं वो क्या होती हैं, टाण हो जाती हैं। बोन्स जो है इट इज लाइक बो, धनुष के आकार में मुड़ जाती है, तो चलने में दिक्कत आएगी। ठीक है, क्योंकि हड्डियां सीधी नहीं है। ठीक, तो रिकेट्स इन चिल्ड्रंस और ऑस्टोमलेशिया इन एडल्ट्स। ऑस्टोमलेशिया इन एडल्ट्स, ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स, और एडल्ट्स में जो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी के कारण डिसीज होती है वो है ऑस्टोमलेशिया। और ऑस्टोमलेशिया में क्या होता है, डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स। बोन्स का जो कैल्शियम है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, उसकी डेंसिटी कम होने लगती है, और डेंसिटी कम होने लगेगी तो क्या होगा, हड्डियां कमजोर हो जाएगी। सॉफ्टन ऑफ बोन्स का डिसीज है, और हड्डियां कमजोर हो जाएंगी तो थोड़ी देर 2 सीढ़ी पर भी कूदेगा तो टूट जाएगी। और दूसरी बात यह है कि बाकी हड्डी भी बहुत कमजोर है तो उसको जोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि टूटने के बाद जुड़ेगा जब वो मजबूत होगा दूसरा हिस्सा। ठीक है, तो ऑस्टोमलेशिया इन एडल्ट्स, और इसी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस भी होती है। ऑस्टियोपोरोसिस इज वेरी कॉमन डिसीज इन इंडिया। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस भी इंडिया के अंदर एक बहुत कॉमन डिसीज है। तो विटामिन डी नेम इज, केमिकल नेम इज कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं विटामिन डी को। एंड इट्स डिफिशियंसी काज द रिकेट्स इन चिल्ड्रंस एंड ऑस्टोमलेशिया इन एडल्ट्स। बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टोमलेशिया। देन विटामिन ई। अब बात करते हैं अगले विटामिन के बारे में। दिस इज विटामिन ई। इट इज कॉल्ड टोकोफेरॉल। its chemical name is tocopherol. Tocopherol is the chemical name of vitamin E, also called ब्यूटी विटामिन। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, मतलब इंसान को सुंदर बनाता है ये विटामिन, तो ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं विटामिन ई को। इट्स केमिकल नेम इज टोकोफेरॉल, और इसका जो मोस्ट कॉमन सोर्स है वो है ऑयल सीड्स। जिन भी बीज के अंदर तेल रहता है वो सब, जैसे ग्राउंड नट, लिंसीड, और इसके बाद आपका ग्राउंड नट हो गया, लिंसीड हो गया, कोकोनट हो गया, ये सभी चीजें इसके इंपॉर्टेंट सोर्स के अंदर आती है। ठीक है, तो विटामिन ई।
नेचुरल एडिबल ऑयल, नट्स, स्पिनच, एग, ये सब विटामिन ई के सोर्सेस हैं। और डेफिशिएंसी डिसीज काज्ड द डेफिशिएंसी डिसीज is the sterility in females, sterility in females, sterility in females। तो फीमेल्स के अंदर स्टेरिलिटी डिसीज को कॉज करता है ये, स्टेरिलिटी इन फीमेल्स, फीमेल्स के अंदर स्टेरिलिटी कॉज करेगा। रिप्रोडक्शन पावर कम हो जाती है, फीमेल कैन नॉट प्रोड्यूस चाइल्ड, ठीक है। तो दिस इज द डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ विटामिन डी, विटामिन ई। और डर्मेटाइटिस, so many type of dermatitis is also with the deficiency of vitamin E। तो विटामिन ई के कारण dermatitis and sterility in females, the disease caused by the deficiency of vitamin E is the sterility in females, less reproductive power and also dermatitis। Now vitamin A, vitamin K, sorry, the last vitamin is vitamin K, जिसके बारे में हमें बात करना है। The last one is vitamin K, is called phyloquinone। Phyloquinone, its name is phyloquinone। और इट्स सोर्स, क्या क्या सोर्स हैं विटामिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है ये विटामिन के। तो नेम इज phyloquinone। स्पिनच, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, स्पिनच एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन leafy vegetables, green leafy vegetables, tomato, potato, cabbage, edible oil, etc. Tomato, potato and edible oils are the sources of vitamin K। अब deficiency disease, तो deficiency disease है, इससे होने वाला जो डेफिशिएंसी डिसीज है वो है अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, इट इज कॉल्ड हेमोफीलिया, हीमोफीलिया। और इसको कहते हैं हीमोफीलिया, मतलब एक बार अगर कहीं पर कट लग गया जिसको हीमोफीलिया है तो उसकी बॉडी का पूरा ब्लड लॉस हो जाएगा। तो टोटल ब्लड लॉस विथ सिंगल कट। जो फाइब्रिनोजन होती है, जो नेटवर्क बनता है ब्लड के फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, वहां के एंजाइम्स, वहां से जो चीजें हैं वो प्रॉपरली नहीं होते हैं उन पर्सन्स की बॉडी में जिनमें विटामिन के का डिफिशियंसी होता है। वैसे हीमोफीलिया इज ऑल्सो अ जेनेटिकल डिसऑर्डर। हीमोफीलिया एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ठीक है ना। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है और इसकी डिस्कवरी जो है वो ब्रिटिश जो रॉयल फैमिली है उसके अंदर हुई है, इसलिए इसको कहते हैं रॉयल डिसीज। हीमोफीलिया इज ऑल्सो कॉल्ड रॉयल डिसीज। हीमोफीलिया को रॉयल डिसीज भी कहते हैं, ठीक है। क्वींस ऑफ ब्रिटेन के ऊपर इसका डिस्कवरी हुआ था, इसलिए इसको रॉयल डिसीज भी कहते हैं। तो विटामिन के is called phyloquinone and its deficiency caused hemophilia or uncontrolled bleeding। Uncontrolled bleeding is the deficiency disease of vitamin K। विटामिन के की deficiency disease है हीमोफीलिया। Now once more, तो विटामिन ए रेटिनॉल और ज़ेरोप्थल, रेटिनॉल और ज़ेरोप्थल क्या डिसीज? नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ेरोप्थलीमा, नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ेरोप्थलीमा, ओके। विटामिन डी
कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। इट्स डेफिशिएंसी डिसीज इज रिकेट्स इन चिल्ड्रंस एंड ऑस्टोमलेशिया इन एडल्ट्स। इसके बाद विटामिन ई इज कॉल्ड टोकोफेरॉल एंड इट्स डेफिशिएंसी डिसीज इज स्टेरिलिटी इन फीमेल्स। स्टेरिलिटी इन फीमेल्स। और विटामिन के इज कॉल्ड फाइलोक्विनोन एंड इट्स डेफिशिएंसी डिसीज इज हीमोफीलिया। अब ये आपका पूरा विटामिन्स वाला हिस्सा कंप्लीट हो जाता है। अब विटामिन्स वाले हिस्से के बाद हम लोग बात करेंगे प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड वाले पार्ट पर। तो पहले बात करेंगे अमाइनो एसिड के बारे में, उसके बाद फिर प्रोटीन्स पर बात करेंगे। अमाइनो एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड containing organic compound containing NH2 and COOH group। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग NH2 एंड COOH ग्रुप, मतलब जिसमें अमाइनो और COH, अमाइनो और कार्बोक्सिलिक दोनों ग्रुप पाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आर कॉल्ड अमाइनो एसिड, कॉल्ड अमाइनो एसिड। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास NH2 और COH दोनों ग्रुप होते हैं उसको कहते हैं अमाइनो एसिड। इट इज कॉल्ड अमाइनो एसिड। ठीक है, इट इज कॉल्ड अमाइनो एसिड। इट इज classified as alpha, beta, gamma and delta amino acid। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा अमाइनो एसिड में क्लासिफाई होते हैं। क्लासिफाइड एज अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा अमाइनो एसिड। ठीक है, देखो जैसे एक अमाइनो एसिड है, मान लो NH2 CH2, NH2 CH2 और NH2 CH2 और COH। तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक। ओके, और दिस इज द NH2 ग्रुप, सॉरी दिस इज NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप इज देयर, NH2 ग्रुप इज देयर अमाइनो। तो जब सेम कार्बन पर, या अब देखो फंक्शनल ग्रुप का एडजेसेंट इज द अल्फा, एडजेसेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज द अल्फा पोजीशन। तो सेम कार्बन पर COH ग्रुप भी है और अमाइनो ग्रुप भी है। सेम कार्बन पर COH, या आप ऐसा देखो अल्फा फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस वाले पर अगर NH2 है, एडजेसेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो अल्फा अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड। और ऐसा भी कह सकते हैं when at the same carbon COH and amino group is there, same carbon amino and carboxylate or carboxylic group are present is called alpha amino acid। अगर इसके सेकंड पोजीशन पर होगा अमाइनो तो बीटा, उसके बाद वाले पर होगा तो गामा और उसके बाद वाले पर होगा तो डेल्टा। तो देयर इज क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। जैसे ये अमाइनो एसिड है तो दिस इज कंसीडर्ड एज अल्फा अमाइनो एसिड। तो व्हेन एट द सेम कार्बन अमाइनो एंड COH बोथ द ग्रुप इज प्रेजेंट, क्योंकि COH से काउंट होगा तो COH सीनियर मेंबर है, तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के पड़ोस में जो कार्बन है अगर उस पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे अल्फा, और उसके एडजेसेंट पर प्रेजेंट है तो बीटा, उसके एडजेसेंट पर प्रेजेंट है तो गामा एंड इट्स लास्ट एडजेसेंट इज डेल्टा। तो देयर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड अकॉर्डिंग टू अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। अब हम लोग बात करेंगे पहले अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आया जिसमें ये पूछा था कि कौन सा अमाइनो एसिड ऐसा है जिसमें बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, इन विच बेसिक ग्रुप इज प्रेजेंट। तो ऐसे अमाइनो एसिड के बारे में पूछा जिसमें बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसके बारे में बात किया।
तो अब इस बार आपको सभी अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर भी पढ़ने पड़ेंगे, अब आप उससे नहीं बच सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं अमाइनो एसिड के बारे में। अबाउट अमाइनो एसिड। तो सबसे पहले देखो, टोटल 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं। पहले यहां से शुरू करते हैं इसको। टोटल 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट। कुल 20 प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं। टोटल 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स आर देयर। टोटल कितने टाइप के अमाइनो एसिड हैं? 20 टाइप के अमाइनो एसिड हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। नंबर 1 असेंशियल अमाइनो एसिड। तो पहली लिस्ट पे हम बात करेंगे अबाउट असेंशियल अमाइनो एसिड। असेंशियल अमाइनो एसिड, पहले बात करते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड पर। तो 10 टाइप्स ऑफ असेंशियल, 10 असेंशियल अमाइनो एसिड है। असेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। असेंशियल अमाइनो एसिड 10 टाइप ऑफ असेंशियल। और क्या खास बात ध्यान रखना है? कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी। जो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं वो असेंशियल। मतलब असेंशियल का मतलब ये जिसको आपको बाहर से खाने पीने की चीजों से लेना पड़ेगा, वो बस आपके लिए जरूरी है। बाहर की चीजों से आपको उसको लेना है, फ्रॉम योर फूड। जो आप फूड से लोगे वो असेंशियल, और जो आपकी बॉडी में बन रहा है वो तो बन ही रहा है, तो वो उसके लिए कोई इतनी चिंता करने की जरूरत ही नहीं, तो वो नॉन असेंशियल है। ठीक है, तो असेंशियल अमाइनो एसिड्स आर व्हाट? द अमाइनो एसिड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी। जो बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं होते हैं वो है असेंशियल अमाइनो एसिड। अब इसकी लिस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये भी हमें ध्यान रखना है। तो एक की लिस्टिंग हम करेंगे जो असेंशियल है। नॉन असेंशियल, अब आप एक याद रखोगे, 10 याद रखोगे तो आपको पता होगा कि ये वाला एसेंशियल है, तो जो बचा हुआ है वो नॉन असेंशियल होगा। स्ट्रक्चर पे हम सबके बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज अबाउट द असेंशियल? आर्जिनाइन पहला, आर्जिनाइन दूसरा। आर्जिनाइन इज द असेंशियल। वेलिन, Valine is the second essential of amine. Histidine, तो arginine, valine, histidine, और फोर्थ वन इज isoleucine. Isoleucine. Fifth one is leucine. Sixth one is isoleucine, leucine, lysine, 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 lysine के बाद मीथियोनाइन, सेवेंथ वन। एट्थ वन मीथियोनाइन। मीथियोनाइन के बाद फिनाइल आलानीन, फिनाइल एलानाइन।
तो देयर इज द लिस्ट ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड, आर्जिनाइन, वैलिन, हिस्टाडिन। अब आप इसके लिए कोई अच्छा सा एक स्लोगन बना करके इसको याद करना है। आर्जिनाइन, वैलिन, हिस्टाडिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मीथियोनाइन एंड फिनाइलएलानिन। और फिनाइलएलानिन के बाद थ्रियोनाइन, और द 10th वन इज ट्रिप्टोफैन। तो द लास्ट वन इज ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ असेंशियल अमाइनो एसिड। ये असेंशियल अमाइनो एसिड की लिस्ट है। कुल टोटल 20 टाइप के अमाइनो एसिड मिलते हैं, इन विच 10 असेंशियल्स आर आर्जिनाइन, वैलिन, हिस्टाडिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मीथियोनाइन, फिनाइलएलानिन, threonine and tryptophan. So this is the list of essential amino acid which is not synthesized by the human body, जिसको हमारा शरीर नहीं बनाता है, वो essential है. It means it is essentially taken from the food materials, and that 10 type is prepared by the human body. It is non-essential amino acid. In the next lecture we are going to discuss about the structure of the amino acid and then its important points related with the amino acid. Okay, commandos.